तीखे तेवर देखे सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पीसी शर्मा की मौजूदगी में सुनाई खरी खरी। कांग्रेस पर भाजपा का हमला, कहा गांधी परिवार यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी गांधी परिवार। मध्य प्रदेश में कमलनाथ तक सीमित रह गई है कांग्रेस। महिला की मौत पर सिविल अस्पताल प्रबंधन की 2 दिन बाद आई सफाई, कहा डॉक्टर की लापरवाही से नहीं हुई महिला की मौत। पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे, मुझे मालूम है कि वो बीमार है। तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु में भी संवेदनाएं होती है। उसका बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ, इनके लिए भारत में जगह नहीं है, भारत में सिर्फ रहेगा हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं, राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ जोर से बोलेंगे, गणपति गजानन महाराज की जी। विजयदशमी का कार्यक्रम सद्भावना का कार्यक्रम होता है, जिसमें रावण का दहन करके रावण प्रवृत्तियाँ खत्म हो, इसका प्रोग्राम होता है। जब कोई दशहरा का प्रोग्राम होता है तो सभी पार्टी, सभी धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं, बच्चे भी आते हैं आतिशबाजी देखने। ऐसे कार्यक्रम में एक कटुता की बात करना एक सांसद को, प्रज्ञा ठाकुर जी को मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देता। ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। जहाँ एक पार्टी विशेष कांग्रेस पार्टी को लेकर बातचीत करना, ये और जिस तरह से नर्मदा जी का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों को पापी कहा, ये घोर आपत्तिजनक है। पूरा नर्मदा जगत और नर्मदा के आसपास रहने वाले आज इससे बहुत पीड़ित हुए हैं, और निश्चित तौर पर एक सांसद को इस तरह की बात करना, और दूसरा ये कहना कि वहाँ पोस्टर छपे गुमशुदा की तलाश। अरे भाई, जिस समय कोरोना था, गायब रही वहाँ पूरे टाइम, तो निश्चित तौर लोग चाहते थे कि आप आओ और लोगों की मदद करें, इंजेक्शन दिलाएं, बेड दिलाएं। वो नहीं मिल रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, हजारों लोगों की जान भोपाल में, लाखों की मध्य प्रदेश में गई। इन सब बातों को लोग व्यथित थे, और इसलिए इस तरह के भाई से कांग्रेस पार्टी क्या लेना। और उस समय 2 साल गायब रही, और आज सब जगह जाकर कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहे हैं। और ऐसे मंचों पर जहाँ सद्भावना का मंच है, हम तो ये मांग करेंगे कि जब आप स्वस्थ हैं, मंचों पे जा रही हैं, कबड्डी खेल रही है, वहाँ गरबा में भाग ले रही है ग्राउंड पे, इनकी जो जमानत मिली थी वो खारिज होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट से मैं निवेदन करना चाहूँगा। संत है, और संत के जो भाव होते हैं वो निर्विकार होते हैं, और इसलिए वो राजनीतिक कम, संत ज़्यादा है। तो संत के नाते जो चीज़ें उनको धार्मिक रूप से लगती है, वो सहज भाव में कहती है, और इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में पहली चीज तो गांधी परिवार से हटके कोई चीज हो नहीं सकती। एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चला रहे हैं, और एक ना कोई दल की विचारधारा है, ना दल के कोई सिद्धांत है, ना कोई नीतियां है। ये कांग्रेस जो बात कहती है कि आज़ादी में हमने भाग लिया, उसी कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं,
जो ये नारे लगाते हैं इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे लगाते हैं, ऐसे लोग अब कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व क्या है, कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं, ये कोई भी चीज नहीं है। और इसलिए कांग्रेस ऐसे लोगों को लेकर एक राष्ट्रीय विचार, जो राष्ट्र के खिलाफ जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनको लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती। कांग्रेस का चरित्र भी हमेशा राष्ट्र विरोधी रहा है और अब जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको लेकर कांग्रेस का नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास कोई कैडर तो है नहीं। उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और उम्मीदवार अपने प्रयास से जो कर ले। और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमलनाथ जी तक सीमित हो गई है। बाकी सभी नेता, चाहे वो अरुण यादव जी हों, चाहे आपके अजय सिंह जी राहुल भैया हों, चाहे जो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सबको एक तरफ कर दिया गया है। और चाहे वो लीडर अपोजिशन हो तो कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं। तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस में जो उनका चुनावी प्रबंधन है वो भी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, जो कैडर होना चाहिए वो कैडर कांग्रेस के पास है नहीं। तीसरा, उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई मुद्दे हैं और ना कोई नेता है। तो राजनीति में ये चीज़ें आवश्यक होती है। एक तरफ जहां माननीय शिवराज जी एक दिन में 5-5 सभाएं कर रहे हैं, कई जगह रात्रि विश्राम वो करेंगे, वहीं पर दिन में एक सभा कमलनाथ जी की कब से होगी पता नहीं, पर एक सभा होगी। तो प्रचार प्रसार में, सोशल मीडिया में, हर क्षेत्र में, उपलब्धियों के मामले में, विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण है और इसलिए चारों सीटों पर हम अच्छी बढ़त से चुनाव जीतेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जो उनकी 1.25 साल की जो विफलताएं हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और हमारी 1.5 साल की सरकार की जो सफलता है, जो उपलब्धियां हैं, वो भी हम लेकर जा रहे हैं। कौन-कौन से धोखे भाई साहब जो कांग्रेस ने जनता के साथ किए, जो आप लोग बताएं? देखिए, कांग्रेस ने तो हर क्षेत्र में धोखा किया। कांग्रेस ने किसानों से कहा कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे, किसी किसान का 1 पैसा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा कि हम नौजवानों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को 4 पैसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान में 51,000 रुपये देंगे, किसी एक बेटी की शादी में 51,000 रुपये नहीं मिले। कांग्रेस ने जो हमारी जनता के कल्याण की योजनाएं थी वो सब बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, मेधावी छात्र योजना बंद कर दी। ये सारी योजनाएं जो जिनसे हमारे नौजवानों को, छात्रों को फ़ायदा होता था, गरीब को संबल योजना से फ़ायदा होता था, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं दिया, किसानों की फसलें नष्ट हो गई तो राहत राशि नहीं दी, किसानों के कल्याण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। तो इस तरह से ये सरकार पूरी धोखे की सरकार थी। इस सरकार ने सिवाय मध्य प्रदेश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। सर, उपचुनाव के बाद बेचारे अरुण यादव जी, कौन पूछ रहा है? ये कांग्रेस ही जो आप लोगों को निपटा देती है। स्वर्गीय सुभाष यादव जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और अब अरुण भैया को तो सांसद भी नहीं बनने देना। पहले ही काटो कूटो। ये कांग्रेस पार्टी सर्कस हो गई है। प्रयास की जा रहे हैं।
देखिए अभी हॉस्पिटल एक्चुअली क्या है, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग का पूरा कार्य चल रहा है। ये कम से कम 15 से 20 दिन का काम चल रहा है, 15-20 दिन से चल रहा है। और सारी बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है हम लोग सब खाली कर चुके हैं। और थोड़ा सा जैसे मरीजों में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे इसके पहले ऊपर जाते थे कुछ ओपीडी में दिखाने, कुछ नीचे आते थे, तो नीचे ऊपर के कारण थोड़ा सा उनके में थोड़ी सी अव्यवस्था हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई देखते नहीं। बाकी परसों जो घटना हुई है वो तो खैर देखिए किसी के साथ भी हो सकता, हम भी रहेंगे, हमारे भी साथ हो सकता। अगर वैसे तो देखिए डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, जहाँ तक जितना उसका नॉलेज रहता है उतना पूरी, क्यों नहीं गाने। वो एक महिला आई हुई थी जिसको एल्डरली प्राइमी खैर कॉम्प्लिकेटेड ही महिला रहती, बट बाद में पता चला है कि उसको कन्वल्सिव फिट्स आए उसको, तो वो कन्वल्सिव फिट्स के कारण उसकी डेथ हुई है। सर उसको ओटी में ले जाया गया? नहीं, ओटी में तो उसका ऑपरेशन भी हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ है ना, ऑपरेशन से ही बच्चा हुआ, सिजेरियन से ही उसका नहीं। तो फिर वहाँ क्या कुछ ऐसी कोई लापरवाही हुई जिससे? ऐसे देखिए लापरवाही तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे डॉक्टर्स वहाँ लगे हुए थे। जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि आप लोगों के फ़ोन के कारण मैं जैसे ही मैंने पता किया तो मैंने देखा तो सारे लोग लगे हुए थे। एनेस्थेटिक्स हमारे पास छुट्टी में थे, हमने एनेस्थेटिक्स बाहर से ही बुलाते अधिकतर, जैसे जब हमारे पास एनेस्थेटिक्स नहीं रहते हैं तो हम बाहर से ही एनेस्थेटिक्स बुलाते हैं। और काफ़ी कोशिश की गई है उनके द्वारा। वो जिस तरीके या हो सकता है उसको पहले कोई प्रॉब्लम रही हो, जैसे एपिलेप्टिक और सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब ओटी में कोई जांच का विषय, ओटी में ऐसा कोई इशू नहीं है महाराज, बताया जा रहा है। ओटी पूरी पहले ही शिफ्ट हुई थी वो, नहीं तो जो बैक्टीरिया की जांच उसके 2 दिन पहले ही 3 केस हुए जो आपके लेटे हुए हैं, वो सिजेरियन भी हुए। ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा सिजेरियन होते हैं यहाँ पर आपके जेपी के बाद सेकंड सिविल हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर 2 से 3 सिजेरियन पर डे होते हैं, 8 से 9 डिलीवरी पर डे होती हैं। इसके बीच में एमटीबी 2 या 3 हो जाते हैं। जैसे आपके व्यापारी नगर बैरागढ़ के सिविल अस्पताल में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की अव्यवस्थाओं का आलम जो है वो लगातार बना हुआ है। न डॉक्टर सुनते हैं न वहाँ का स्टाफ सुनता है। लगातार यहाँ जो मरीज इलाज करवाने आते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत दिनों भी एक यहाँ पर डिलीवरी का केस आया था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बच्चा जो है वो स्वस्थ निकला और उसे आनंद फानंद में इस अस्पताल से रवाना कर दिया गया। हमारे साथ अभी एक ऐसे पेशेंट है जो आज अपना एक बीपी का टेस्ट करवाने आए थे और उनके साथ भी ऐसी अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। मतलब आप कैसे आए थे और क्या हुआ था? मैं अभी आया था, पर्चा बनवाया, मुझे 8 नंबर के लिए बोला। 8 नंबर मैंने गया, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला बीपी चेक करवाओ। मैंने बीपी चेक करने के लिए जो कॉमन जो लगा हुआ है वहाँ पे मेरे को बोला कि आप 14 या 15 के बीच में जाओ। वहाँ सिस्टर को बोला, सिस्टर ने मुझे भगा दिया, बोला जाओ जाओ। मैंने हाथ जोड़े, बोला आप जाओ मेरी शिकायत कर दो किसी से। फिर मैं डॉक्टर जो हमारे मेन है उनके पास गया, वो भी नहीं सुन रहे थे। वो फिर उठ के, मतलब जब मैंने थोड़ा जोर से बोला तो फिर जाके उठ के वो डॉक्टर साहब वहाँ पे आए, फिर मेरी बीपी मतलब चेक की है, जबकि मैं 3 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। बड़ी दुख की ये बात है, इनको ये भी परवाह नहीं है मानव धर्म क्या है। अगर कोई मर भी जाता है तो इनको परवाह नहीं है। यानी हमारे को वो शासन क्या दे रहा है, शासन की तरफ से भरपूर यहाँ सहयोग मिल रहा है, लेकिन बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल से भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। ये तो मतलब जानबूझकर हमारे को मौत के मुँह में डाल रहे हैं। मैं इससे दुखी हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी इस बात को सुनकर आगे इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ, प्राइवेट कपड़े की दुकान पे सर्विस करता हूँ वर्तमान में। आपको ऐसा लगता है कि अस्पताल में सुविधाएं होने के बाद भी मरीजों को नहीं मिल रही? मैं धक्के खा रहा हूँ। इससे पहले 1 महीना पहले ECG मेरे को चेक करवानी थी, मेरे को भगा दिया, बोला यहाँ नहीं होती है चेक, चलो यहाँ से। वो 47 कमरा नंबर है, वहाँ मैंने हाथ जोड़े, सिस्टर के पाँव पड़े। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, जैसे कैसे कमाता हूँ। उसके बाद भी मेरा मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़े दुख की बात है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि लगातार जो अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है, अस्पताल का विकास कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। लगातार इस चीज़ की मांग उठ रही थी, उसके बाद ये सालों से जो मांग उठ रही थी उस मांग को अब जाके पूरा किया जा रहा है। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं
अव्यवस्थित हो गई हैं और उसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। BDC न्यूज़ के लिए रवि नाथानी, भोपाल।